हेलो दोस्तों, ओके जॉब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं साउंड वेव, ठीक है, ध्वनि तरंगों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। हमने लास्ट जो वीडियो में बनाया है, फर्स्ट वीडियो जो वेव का बनाया है, तो वो उसमें केवल इंट्रोडक्शन पढ़ाया है। आप लोग उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें केवल यही बताया कि तरंगे क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और उनकी यूज क्या है और उनकी कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया है। तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसमें जो चीजें ऐड करी हैं वो यहां सारी की सारी काम आने वाली हैं दोस्तों। तो हम देखो, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहां पर कौन सी तरंग है, ये हमारे पास कौन सी तरंग है, ये हमारे पास अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये किसका है, अनुप्रस्थ तरंगों का है। ठीक है, ये अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन ये जो है हमारे पास ये कौन सी है, हमारे पास अनुदैर्ध्य, और अनुदैर्ध्य में भी ये हमारे पास कौन सा भाग है, ये अनुदैर्ध्य में दोस्तों ध्वनि तरंग है। तो हमारा जो टॉपिक है ना वो यही है कि हम जो पढ़ने वाले हैं आज, क्या पढ़ने वाले हैं, ध्वनि तरंग। क्या पढ़ने वाले हैं, ध्वनि तरंग। और ध्वनि तरंगों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ ध्वनि तरंग है तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा साउंड वेव। ठीक है, तो आते हैं अपन लोग अपने टॉपिक पे, साउंड वेव, ध्वनि तरंग। देखो, ध्वनि तरंग, पहले तो ये सुनिएगा ध्वनि होती क्या है। ध्वनि दोस्तों एक प्रकार का, देखो हम लोग मान के चलते हैं ध्वनि एक प्रकार की क्या है, ये भी एक ऊर्जा ही है। क्या है, ऊर्जा है जो किसी माध्यम में, ठीक है, किसी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे हमारे पास कंपन के द्वारा ये क्या होती है, डेवलप होती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा तो है, और जो कि हम लोग देखेंगे जो कि कंपनों के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, अब लेकिन सारे जो कंपन डेवलप होते हैं ना दोस्तों, वो सारे के सारे ध्वनि उत्पन्न नहीं करते, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो भी कंपन होंगे ना सारे कंपनों के द्वारा ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। तो हम कहेंगे ऐसे कौन से कंपन है जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं भाई, वो बता दो। तो हम लोग कहेंगे सभी, यहां पर लिख लेना, सभी कंपन ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। केवल, ठीक है, हम लोग लिखेंगे यहां केवल जिन कंपनों की अनुभूति हमारे, जिन कंपनों की उत्पत्ति अनुभूति हमारे, ठीक है, अनुभूति हमारे कानों के द्वारा होती है, वही, ठीक है, वही कंपन ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो सुनो कि ये बात हमारे पास आ गई कि साउंड को हमने देख लिया। अब साउंड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल माध्यम की आवश्यकता है। ठीक है, यह निर्वात में गमन नहीं करती है, ये ध्यान रखना। ये हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, अगर पेपर में अगर आ जाए कि ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है क्या, बिल्कुल नहीं कर सकती, ध्यान रखना, क्योंकि इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये किस प्रकार की तरंगों का टाइप है, यह है अनुदैर्ध्य तरंगों का टाइप है। ध्यान रखना, ये किसका टाइप है, ये अनुदैर्ध्य तरंगों का प्रकार है। ठीक है, ये अनुदैर्ध्य तरंगों का प्रकार है। मैंने बताया था अनुदैर्ध्य तरंगों का प्रकार का मतलब, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक डायग्राम दिखाया था, ये चीज मैंने आपको उस वीडियो में भी बताई है। यदि जैसे हमारी पास तरंग जा रही है ऐसे करके ध्वनि तरंग, तो उसी अगर तरंग के संचरण की दिशा में ही हमारे पास माध्यम के जो पार्टिकल है वो भी क्या करते हैं, कंपन करते हैं, और उसी दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। तो इस प्रकार की तरंग को हमने क्या बोला था, ध्वनि तरंग बोला था। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं ना, मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं, इनको ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट ही सीधी वन लाइन में एक क्वेश्चन बना के लाती है, जो कि आपका गलत होने का चांस पूरा रहता है। तो थोड़ा ध्यान से सुन लें इनको। अब देखो आगे हम लोग बात करेंगे कि एक जो चीज है ना हमारे पास, जो ज्यादातर पेपर में आ रही है आजकल, स्पीड ऑफ साउंड, प्रकाश की चाल के बारे में चीजें ज्यादा आती है। क्योंकि साउंड है ना, यहां लिख लेना, साउंड जो है हमारे पास, देखो कौन कौन से माध्यम है। अगर हम लोग बात करेंगे ध्वनि की, तो दोस्तों ध्वनि है ना हमारी, ये ठोस, द्रव एवं गैस, तीनों माध्यमों में क्या करती है, गति करती है। तीनों माध्यमों में ये हमारे पास गति या
यहाँ पर ये घूमती है, तो मतलब यहाँ पे भी चाल क्या होगी, अलग अलग होगी। सिंपल सी बात है। तो आप हेडिंग लगाना ध्वनि की चाल, इस पर ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। ध्वनि की चाल किस माध्यम में तो ज्यादा होगी और किस में क्या होगी, कम होगी, और किस माध्यम के अंदर भी। माध्यम देखो, अगर हम लोगों ने कह दिया ठोस के अंदर ज्यादा होगी, तो ठोस में भी दोस्तों अलग अलग मीडियम होते हैं। ठीक है, हमने किस प्रकार के मटेरियल को काम में लिया है तो वो उस पर भी निर्भर करता है। तो एक एक करके हम लोग कुछ मैं आपको वैल्यूज लिखाता हूं। देखो, ठोस द्रव गैस में से आप लोग ध्यान रखना, ध्वनि की जो चाल है सबसे ज्यादा किस माध्यम में होती है, ठोस में। उसके बाद किस में आती है, द्रव में, और उसके बाद किस में आती है दोस्तों, गैस में। तो सबसे कम किस में होती है, गैस के अंदर होती है दोस्तों, वो आप ध्यान रखें। सबसे ज्यादा किस में होगी, ठोस में, उसके बाद किस में होगी, द्रव में, उसके बाद किस में होगी, गैस में। ठीक है, अब हम लोग देखो बात करने वाले हैं कि यहां इसमें ठोस में जो मीडियम लिया है ना हमने, कौन कौन सी चीजों में ज्यादा होगी, कौन कौन सी में कम होगी। तो आप लोग हेडिंग लगा लें फर्स्ट नंबर पे कि ठोस। मैं ठोस में ना मीडियम्स ले रहा हूं कुछ कुछ जो आप लोगों के पेपर में आते हैं। पहला है दोस्तों क्या, एल्युमिनियम। पहला है एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम में देखो, एल्युमिनियम में क्या होगा, एल्युमिनियम के अंदर जो चाल होती है वो होती है 6420 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है, 6420 मीटर पर सेकेंड। और हम लोग अगर बात करें कि यहां पर एल्युमिनियम हमारे पास, उसके पास आ जाएगा निकल। ठीक है, निकल जिसको बोलते हैं, यह हमारे पास एल्युमिनियम आ जाएगा, और ये हो गया हमारे पास निकल। ठीक है, और ये Ni हो जाएगा, और ये हमारे पास आएगी 6040 मीटर पर सेकेंड, इसकी वैल्यू रहती है। उसके बाद हमारे पास आ गया स्टील, और स्टील के अंदर हम लोग बात करेंगे, स्टील के अंदर कितनी रहती है, 5960 ये हो जाएगा हमारे पास 5960 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी चाल होती है। अगर हम लोग बात करें लोहे की दोस्तों, तो लोहे में कितनी चाल होती है, लोहे में होती है 5950 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो डेटा मैं लिखा रहा हूं ना आपका पूरा के पूरा एनसीईआरटी आधारित है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारे पास एल्युमिनियम का कितना हो गया 6420, इसका 6040, इसका कितना हो गया स्टील का 5960, और ये कितना हो जाएगा 5950। अब देखो हम लोग तरल की और बात करें, तो तरल की अगर बात करेंगे तो तरल में देखो क्या क्या होगा कि तरल के अंदर हम लोग ले रहे हैं, जैसे पानी को ले ले। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास मीडियम है वो कौन सा है, तरल, या हमारे पास द्रव की बात करेंगे तो यहाँ पानी के बारे में बात करें तो देखो पानी में क्या क्या हो रहा है। पानी में देखो हमारे पास देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात, पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, कि समुद्री जल के बारे में। ठीक है, समुद्री जल का जैसे हम लोग मान के चले कि टेम्परेचर ऑफकोर्स कितना ले रहे हैं हम लोग, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर ये जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1533 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1533 मीटर पर सेकेंड। और ये हो जाएगा हमारे पास डिस्टिल, हमारे पास एक हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी का तापमान पर निर्भर करती है इसकी वेलोसिटी, तो ये आ जाएगी हमारे पास 1403 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमने अगर ले लिया देखो डिस्टिल वाटर, क्या ले लिया हमारे पास, डिस्टिल वाटर, या हम लोग सीधा बोल देते हैं कि आसूत जल। ये पेपर में सीधा ये लिखा आएगा, आसूत जल के अंदर जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो इसका चाल कितना होता है, 1498 कितनी होती है, 1498 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास वैल्यू आती है। ठीक है, तरल वाले माध्यम में। अब देखो हम लोग और बात करें कि गैस वाला माध्यम अगर हो गया, तो गैस वाले माध्यम की बात करेंगे तीसरे में। तो गैस वाले माध्यम में देखो क्या क्या आएगा, गैस वाले माध्यम में सबसे पहले आएगी हाइड्रोजन। सबसे पहले क्या आएगी, हाइड्रोजन, जो एग्जाम में आती है, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसमें दोस्तों होती है 1286 मीटर पर सेकेंड। आगे हम लोग बात करें हाइड्रोजन के बाद ये हो जाएगा हमारे पास हवा में, लेकिन हवा का भी ध्यान रखना, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आती है, 332 और मीटर पर सेकेंड। ये आप लोग यूज भी करते हो कैलकुलेशन पर्पज के लिए। और एक बार हमारे पास हवा में आती है कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कितनी हो जाती है, 346 मीटर पर सेकेंड। अब देखो सुनो, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, ये आपसे ना एक सामान्य तापमान होता है, या कमरे का तापमान भी इसको बोल सकते हैं, सामान्य ताप, या आप लोगों से पेपर में ये भी आ सकता है, ये कमरे के ताप, कमरे का भी क्या होता है, ताप होता है। इतना टेम्परेचर हम नॉर्मल टेम्परेचर मान के चलते हैं कि भाई इतना टेम्परेचर ये है, समझ रहे हो। तो अब सिंपल सा लॉजिक ये हो गया कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो मीडियम्स है, उन मीडियम्स की हमने वैल्यू जो लिख ली है उसमें सारी चीजें मेंशन कर दी है मैंने कि हाइड्रोजन का कितना होगा, हवा का कितना होगा। और हमारे पास हवा के लिए ना दो चीज मेंशन की गई है, एक तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, और एक मेंशन की गई है 25, जो हमारे पास यहाँ वैल्यू थोड़ी सी बढ़ के आई है। यहां से अंदाजा आप लगा पा रहे हो कि जैसे टेम्परेचर घट रहा है तो ध्वनि की जो चाल है वो भी क्या हो रही है दोस्तों, घट रही है, और टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो ध्वनि की चाल भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। आगे देखो
हम लोग यहाँ देखें कि ध्वनि की जो चाल है ना उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से वो हमको देखने हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से लग रहा है। तो आप लोग देखो, हम लोग सबसे पहले बात करें कि ध्वनि की चाल को, हेडिंग लगाइए आप लोग, ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक, ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग देखो ऑफ साउंड स्पीड। अब सबसे पहले देखो हम लोग नाम लेते हैं किसका, तापमान का ही नाम ले लेते हैं, ठीक है। टेम्परेचर सबसे पहले लिस्ट में आ गया है। तो अगर देखो टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा तो ये भी हमको ध्वनि की चाल को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि ये हमसे कहा जाए कि हमने माध्यम का तापमान क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, माध्यम का तापमान हमने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, तो उस केस में मैं आपसे कहूंगा कि ये जो ध्वनि की चाल है ना, ध्वनि की चाल तापमान की क्या होती है, समानुपाती, ठीक है। मतलब मैं आपसे कह दूं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब आप केस नंबर पहला लगा लीजिएगा, अगर तापमान बढ़ता है तो इसकी चाल भी क्या होती है, बढ़ती है। और दोस्तों अगर इसका टेम्परेचर अगर कम होता है तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होती है, कम होती है। ये आप लोग ध्यान रखें अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर हमने माध्यम का तापमान बढ़ा दिया है तो ध्वनि की चाल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और हमने माध्यम का अगर तापमान घटा दिया है तो ध्वनि की चाल भी क्या हो जाएगी, हमारे पास घटाया है तो घट जाएगी। अब देखो एक मैं आपको फिक्स रेंज बताता हूं कि भाई कैसे कैसे घटती है। कि हम लोग अगर यहाँ पर देखो 1 मीटर, हम लोग कहे कि मैंने आपको तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कर दिया है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटा दिया है, ठीक है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा दो या घटा दो, एक ही बात है, बढ़ा दिया है। तो ध्वनि की जो चाल है ना, ध्वनि की चाल की जो स्पीड बढ़ेगी ना, वो कितनी बढ़ेगी, ये पेपर में पूछ लिया था। ध्वनि की चाल की जो हमारे पास कितनी बढ़ जाएगी, 0.61 मीटर पर सेकंड। 0.61 मीटर पर सेकंड जो है इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि भाई अगर हम लोग देख रहे थे कि क्षोभ मंडल के अंदर हम लोग देख रहे थे ये अर्थ है और ये क्षोभ मंडल है, कि हम लोग जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसका तापमान क्या होता है, कम होता है। तो जैसे जैसे हम लोग क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर चलते हैं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास क्या हो रहा था, कल मैंने आपको पढ़ाया था। तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है कम हो रहा था। इसी चीज को अपन ने क्या बोला था, लैप्स रेट के नाम से इसको जाना था। तो ये आपको क्षोभ मंडल का डेटा याद रखना है। ये नॉर्मली रूप से जो मीडियम हम लोग यूज लेते हैं उसके अंदर होता है कि अगर माध्यम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर दोस्तों हम इंक्रीज कर देंगे तो उस स्थिति में हमारा जो वेग है वो कितना बढ़ जाएगा, 0.6, हमारी जो चाल है वो कितनी हो जाएगी, 0.61 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो जाएगी ध्वनि की। अब देखो यहां ये रहा हमारे पास किसका, प्रेशर का, सॉरी टेम्परेचर का। लेकिन इसका दूसरा भाई क्या है, प्रेशर है। वो प्रेशर क्या करेगा, प्रेशर हमारे पास इसके ऊपर प्रभाव डालेगा। लेकिन ये प्रेशर जो कहता है हमसे कि ये कहता है अगर उसका ना, अगर माध्यम का तापमान अपने समान रखा है, मतलब तापमान को आपने कुछ नहीं बोला ना तो मैं भी आपको कुछ भी नहीं बोलूंगा। इसका मतलब है यदि हम लोग यहाँ कंडीशन लगा लेते हैं, यदि तापमान समान रहता है, ठीक है, यदि तापमान समान रहता है, तापमान समान रहता है तो ध्वनि की, तो दाब का प्रभाव ध्वनि की चाल पर, दाब का प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता है, चाल पर नहीं पड़ता है। ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, नहीं पड़ता है। लेकिन यहां कंडीशन हो जाए ऐसी, अगर यदि टेम्परेचर क्या करता है, तापमान परिवर्तित होता है, तापमान परिवर्तित होता है। अब परिवर्तित का मतलब क्या होगा, या तो क्या होगा, ये बढ़ेगा, या तो क्या होगा, बढ़ेगा, और दूसरा क्या होगा, घटेगा। एक तो हमारे पास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और एक क्या हो रहा है, हमारे पास घट रहा है। एक तो बढ़ने वाला कंसेप्ट है और एक हमारे पास क्या है, घटने वाला कंसेप्ट है। अब आप लोग सुनो, हम लोग देख रहे हैं कि पीवी बराबर क्या कर रहे हैं हम लोग, एमआरटी। अब पीवी बराबर एमआरटी, ये तीनों कांस्टेंट हो गए तो पी किसके समानुपाती आ गया, आप लोग ध्यान से सुनो, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ये प्रेशर किसके समानुपाती आ गया, टेम्परेचर के आ गया। अब दोस्तों मैंने कहा कि टेम्परेचर अगर घट गया है तो प्रेशर भी दोस्तों क्या हो जाएगा, कम। और प्रेशर अगर कम हो जाएगा ना तो इसका हमारे पास ध्वनि की चाल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ऐसा घटना होती है तो देखो पहला जो केस बनेगा वो क्या बनेगा, ध्वनि की चाल भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, कम। कब, जब हमारे पास प्रेशर भी घट गया और हमारे पास टेम्परेचर भी घट गया। और अगर हम लोग मान के चल रहे हैं कि ध्वनि की चाल हमारे पास क्या हो जाती है, बढ़ जाती है,
कब? जब हमारे पास ध्वनि की चाल बढ़ेगी, अगर हमारे पास प्रेशर भी इंक्रीज हो गया और टेम्परेचर भी दोस्तों क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। उस स्थिति में जब ये दोनों चीज बढ़ जाएंगी। आगे देखो, अगर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही इसको क्या कर रहे हैं? प्रभावित कर रहे हैं, तो उनके दोनों के इफेक्ट देखे। अब इसको और क्या प्रभावित करने वाला है ध्वनि की चाल को? ध्वनि की चाल को देखो आर्द्रता भी प्रभावित करती है। तो तीसरे नंबर पे आप ध्यान, हेडिंग आर्द्रता, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमिडिटी और इसको हम बोलेंगे आर्द्रता। देखो माध्यम हम लोग देखेंगे यहाँ, माध्यम के अंदर आर्द्रता बढ़ती है। माध्यम के अंदर क्या बढ़ती है? आर्द्रता बढ़ती है। तो ध्वनि की चाल, ठीक है, ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। तो आपको देखो, मैंने एक चीज और बताऊं, मैं एक फॉर्मूला आपको लिखाने वाला था, वो जो आप अब लिख लो। एक ही बात है, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल का जो डिफरेंस, ये चीज है, ध्यान से देखो। ध्वनि की चाल का फॉर्मूला होता है V बराबर हमारे पास होता है गामा P बटे क्या होता है दोस्तों? रो। ये ध्वनि की चाल का फॉर्मूला होता है। और यहाँ ना हम लोग देख रहे हैं कि गामा क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा अनुपात। गामा क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा अनुपात। और ये विशिष्ट ऊष्मा मतलब होता है स्पेसिफिक हीट रेशो। अब देखो ये गामा होता है ना दोस्तों, ये होता है Cp बटे Cv का रेशो होता है। और यहाँ ये जो वैल्यू आएगी ना, देखो एयर के लिए हमारे पास, एयर के लिए कितनी आती है वैल्यू? एयर के लिए दोस्तों 1.4 आती है। 1.4 कैसे आती है? देखो एयर के लिए Cp का होता है 1.00 हमारे पास, सॉरी, Cp का वैल्यू होता है 1.005 किलो जूल पर केजी इंटू क्या होता है? केल्विन, ठीक है, पर केजी इंटू केल्विन, पर केजी इंटू केल्विन होता है, यहाँ लिख लो आप लोग, ठीक है। और Cv की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.718 किलो जूल पर केजी इंटू वही चीज हो जाएगी केल्विन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, यहाँ एक तो वैल्यू Cp की है और ये हमारे पास दोनों जो वैल्यू है ना वो किसके लिए है? ये दोनों जो वैल्यू मैंने लिखी है वो दोस्तों किसके लिए? हवा के लिए। इसीलिए गामा का मान तो फिक्स हो गया हमारे पास। रहा प्रेशर, प्रेशर के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि एक अंडर रूट के क्या होता है? समानुपाती। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? दाब। और देखो अब बात आ गई हमारे पास किसकी? रो की। रो क्या होता है? घनत्व। माध्यम जो होगा उसकी क्या होगी? ये डेंसिटी होगी, कि वो माध्यम के अंदर जो चीज उपस्थित है उसका घनत्व क्या है, उसके आधार पर है ना इसकी जो मतलब वेलोसिटी है वो वेरी करेगी दोस्तों। अब देखो हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि आर्द्रता को हमने देखा कि आर्द्रता माध्यम के आधार पर हम लोगों ने देखा अगर बढ़ जाती है तो ध्वनि की चाल भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये आपको आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोग आर्द्रता को बढ़ा रहे हैं तो ध्वनि की चाल भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। गामा हमने देखा V इक्वल टू गामा P बटे क्या है? रो। और गामा इक्वल टू Cp बटे क्या हो रहा है? Cv। हमारे पास आंसर कितना आ रहा है? 1.4। तो गामा की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई। P यहाँ वेरी करेगा, रो हमारे पास क्या हो गया? P को अगर हमने कांस्टेंट कर दिया तो डिपेंड करेगा रो पे। तो देखो घनत्व के आगे बात करें हम लोग चौथे नंबर पे, ये मैंने आपको बता दी है, बढ़ेगी तो ये क्या होगा? चाल भी बढ़ेगी। अगर ये आर्द्रता क्या होगी? ये वही बात है प्रोपोर्शनल वाली, अगर ये आर्द्रता क्या होती है? घटेगी, तो चाल भी इसकी क्या होगी? घटेगी। ये आपको ध्यान रखना है, चाल घटेगी। अब देखो सुनो कि यहां फोर्थ नंबर पे हम लोग बात करते हैं माध्यम के घनत्व की। किसकी बात कर रहे हैं? माध्यम के घनत्व की। और माध्यम के घनत्व की अगर बात करेंगे ना, देखो डेंसिटी की, तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आ रही है कि यहाँ जो वेलोसिटी होती है वो माध्यम के घनत्व के रिवर्सिबल होती है, ठीक है। मतलब स्क्वायर रूट के आप लोगों को पता लग रहा है कि हम लोग देखते हैं कि अगर एक माध्यम हमें, मेरे पास रो, एक माध्यम फर्स्ट है जिसके अंदर घनत्व कितना है? रो 1, और इसी हमारे पास रो है, उसको क्या बोलेंगे हम? V1। इसमें वेग जो हो जाएगा, एक माध्यम है जिसका घनत्व क्या है? रो 2, और उस माध्यम में जो वेग है वो कितना है? V2। आप लोग देखो यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं तो मेरे पास कितनी आएगी? V1 प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रो 1, और यहाँ पर मैं दूसरी वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा? V2 प्रोपोर्शनल 1 बाई हमारे पास रो 2। यहाँ V1 बटे V2 निकाला, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? V1 बटे V2 निकाला, और हमारे पास ये क्या आ जाएगा? सीधी सी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट रो 2 अपॉन रो 1। कई बार आपको ना ध्यान रखना, ऐसा अगर बेसिक क्वेश्चन दे दे, दो माध्यम दे दे और दोनों माध्यमों का घनत्व दे दे, और एक माध्यम में क्या दे दे? आपको ध्वनि की चाल दे दे, ठीक है। तो आपको दोनों माध्यमों का घनत्व दे दे और एक माध्यम में आपसे ध्वनि की चाल दे दे, और आपसे पूछ ले कि दूसरे माध्यम में ध्वनि की चाल कितनी होगी, तो उस स्थिति में आप लोग उसका मान निकाल लेना दोस्तों। क्योंकि हमारे पास चार चीजों में से अगर तीन चीज पता हो तो गणित यह कहती है हमसे कि हम चौथी चीज आसानी से मल्टीप्लिकेशन या उसका पक्षांतरण या गुना
करके हम लोग आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि घनत्व का हम लोग देखेंगे दोस्तों, अगर घनत्व बढ़ेगा तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और घनत्व घटेगा तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये एक दूसरे के उल्टा हो गया। यदि किसी माध्यम का घनत्व हम लोग बढ़ा देते हैं तो ध्वनि की चाल उस माध्यम में क्या हो जाती है, कम। और हम लोग बात करते हैं कि अगर इसका घनत्व घट जाता है तो इसकी चाल भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देखो एक इसकी चाल है ना, किस पर निर्भर करती है, जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट चल रहा है, ये गैसों पर भी निर्भर करती है। ठीक है, गैसों पर भी निर्भर करती है, पर भी निर्भर करती है। देखो कैसे, हम लोग आपको बात बताते हैं कि अगर भारी गैस होती है, ठीक है, हम लोग बात करते हैं अगर भारी गैस होती है, गैसों में ध्वनि की चाल क्या होती है, कम। ठीक है, और जो हल्की गैस होती है उसमें ध्वनि की चाल क्या होती है, ज्यादा। हल्की गैस में ध्वनि की चाल क्या होती है, ज्यादा। ऐसा क्यों होता है, देखो सुनो, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे देता हूं। हाइड्रोजन की बात करेंगे। हाइड्रोजन के अंदर हमारे पास जो इसकी साउंड जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 1286 मीटर पर सेकंड होती है। और मैंने आपको हवा के दो केस बताए थे। यहां पर एक टेम्परेचर का कितना कहा था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, और एक हमारे पास रूम टेम्परेचर था। इस पर कितनी आ रही थी, 332 मीटर पर सेकंड। इसकी जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, 332 मीटर पर सेकंड आ रही थी। और इसकी जो कितनी आ रही थी, 346 मीटर पर सेकंड। आप लोग देख सकते हो कि विच इज हैवी कंपैरिजन टू 3 हमारे पास मीडियम्स अवेलेबल है उनके अंदर से। तो देखो हम अच्छी तरीके से जानते हैं हाइड्रोजन हल्की गैस है, किसकी तुलना में, हवा की तुलना में। तो मैंने आपको ऊपर लिख रखा है कि जो गैस हल्की होगी उसमें ध्वनि की चाल क्या होगी, ज्यादा, और जो गैस क्या होगी, भारी होगी, उसमें ध्वनि की चाल क्या होगी, कम। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये गैसों पर निर्भर करेगा। अब देखो एक चीज और है कि जो इसके अनुभार होते हैं ना, 5वें नंबर पर गैस, ये अनुभार, गैसों के अनुभार या माध्यम के अनुभार पर भी निर्भर करती है। माध्यम के अनुभार के पर कैसे निर्भर करेगी दोस्तों, ये इसके इरिवर्सिबल प्रोपोर्शनल होती है। कैसी होती है, यहाँ पर इरिवर्सिबल प्रोपोर्शनल होती है। आप लोग लिख सकते हो मॉलिक्यूलर वेट, या इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, अनुभार। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम लोग अनुभार। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा V1/V2, और ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल हमारे पास। देखो इसका हम लोग वही निकालेंगे, पहले वाले का हमने क्या निकाला, 1/√m1। ठीक है, इसका हम लोग निकालेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसका क्या निकालेंगे, 1/√m2। ठीक है, m2, और ये हमारे पास हो जाएगा 2। अब V1/V2 किया, तो यहाँ से m2 चला जाएगा ऊपर, हम लोग क्या निकालेंगे, m2/m1। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। V1/V2 बराबर हम लोग लिख देंगे √m2/m1। देखो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये ध्यान रखना, अनुभार अगर जैसे गैस का बढ़ गया, वही बात वहीं आती है हल्की और भारी पर। अगर इसका ना अनुभार अगर क्या हो गया, बढ़ गया, अनुभार बढ़ गया, तो इसका क्या हो जाएगा, भी घट जाएगा। अगर दोस्तों इसका अनुभार क्या हो गया, घट गया, इसका अनुभार अगर घट गया तो इसका भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो आगे हम जो बात करने वाले हैं ना, वो इस तरीके से है कि यहाँ गैस को की जो हमने देखा है उसके आधार पर हम लोग विंड स्पीड भी देख लेते हैं कि हवा की जो दिशा है ना वो किधर रहेगी, उस पर भी निर्भर हमारी ध्वनि की चाल करती है। देखो हम लोग अगर इसकी गति की इसके दिशा में करेंगे तो देखो यहाँ क्या करने वाले हैं कि हमारे जो 5वां या 6वां जो पॉइंट चल रहा है उसमें लिखना हवा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ विंड, ये आप लोग ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ विंड के अंदर। अब देखो विंड के अंदर हम लोगों ने देखा कि हवा अगर हम लोग मान के चलो यहां पर खड़े, ठीक है, हम कहां खड़े, यहां पर खड़े, और यहां से हम लोग जा रहे हैं, यहां से हम लोग वॉइस, हमारी साउंड कहां जा रही है, आगे की ओर जा रही है, हमारी साउंड कहां जा रही है, आगे की ओर जा रही है। और हवा की डायरेक्शन कैसी है, इसी डायरेक्शन में, साउंड की डायरेक्शन में ऐसे है। तो हमारे पास ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। और दोस्तों अगर हम लोग यहां से चिल्ला रहे हैं, हमारी साउंड कहां जा रही है, इधर, साउंड कहां जा रही है, इधर, और हवा कैसे आ रही है, ऐसे। तो हवा की दिशा कैसे है, इस तरीके से। अगर दोनों की अगर हमारे पास विपरीत दिशा है तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ध्वनि की चाल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहां हमारे पास ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये आप डेली लाइफ में देखते भी होंगे कि भाई अगर हम लोग
चिल्लाते हैं जोर से, तो उस स्थिति में आप देखते हो कि ज़्यादा जोर से अगर हम लोग चिल्लाते हैं, हवा उसी दिशा में आ रही है, तो उस दिशा में हम लोग देखते हैं कि ध्वनि की चाल हमारे पास बढ़ जाती है। और हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग जोर से आवाज़ लगाते हैं, अगर हवा अपोजिट साइड में होती है, तो ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, घट जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको देखो इस ध्वनि की चाल के ऊपर कितनी सारी चीज़ें बताई कि ध्वनि की चाल को कौन कौन यहाँ पर प्रभावित कर रहा है। तो ध्वनि की चाल का पहला जो नियम है वो हमारे पास टेम्परेचर था जो प्रभावित कर रहा था। दूसरा क्या था, हमारे पास प्रेशर था। तीसरा हमारे पास कौन आया, आर्द्रता आई। ठीक है, उसके बाद आर्द्रता के बाद हमने फोर्थ नंबर पे देखा घनत्व को, देखा घनत्व का घटने बढ़ने वाला कंसेप्ट देखा। पांचवें नंबर पे हम लोग बात करें कि पांचवें नंबर पे एक चीज आई हमारे पास, कौन सी, इसका अनुभार आया। ठीक है, अनुभार आया। और अनुभार के बाद छठे नंबर पे हमारे पास क्या आई, हवा की दिशा आई। हवा की दिशा के बारे में हमने जिक्र किया। तो ये जो फैक्टर होते हैं ना, जो इसके ऊपर लागू होते हैं, ठीक है, किसके ऊपर, ध्वनि की चाल के ऊपर लागू होते हैं कि भाई इनके कारण हमारी ध्वनि है वो क्या होती है, प्रभावित होती है कि अगर ये तेजी से सुनाई देगी या हमें धीरे से सुनाई देगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो है, अभी तक हमने पढ़ा कि ध्वनि क्या होती है। अब ध्वनि की जो चाल है उसके बारे में डिस्कस किया कि किस माध्यम में ये ज्यादा होगी, किस माध्यम में ये कम होगी। ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले उसके बाद हमने देखा कि चाल को जो प्रभावित कर रहे थे ना वो कौन कौन से फैक्टर थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ध्वनि के जो जितने भी हमारे पास प्रॉपर्टी है या उसके जो गुणधर्म है वो क्या क्या है, कि हम ध्वनि के आधार पर किन किन चीज़ों को देख सकते हैं, किन किन चीज़ों को हम लोग परख सकते हैं। ठीक है, या इनके आधार पर हम लोग देखते हैं कि मोबाइल पे कभी बातें करते हैं तो उस ड्यूरेशन में हमारा जानकार होता है तो उसकी आवाज़ को हम तुरंत पहचान लेते हैं। तो ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिनके कारण ध्वनि हमें सुनाई चीज़ों को बताती है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे ध्वनि के गुण। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, ध्वनि के गुण। तो देखो इसमें सबसे पहले जो गुण आता है, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पेपर में आता है, जिसको बोलते हैं हम लोग तारा तत्व। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तारा तत्व। और इसको हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, पिच। देखो ध्यान रखना, अगर महिलाओं की आवाज का पतला होना, बच्चों की आवाज का पतला होना यदि है तो वो किसका कारण है, हमारे पास पिच का कारण है। आप लोग सुनो, अगर जो ये हमारे पास तारा तत्व होता है या जो पिच होती है ना, ये हमारे पास इस फ्रीक्वेंसी के, आवृत्ति के क्या होता है, समानुपाती होता है। आवृत्ति के क्या होता है, समानुपाती। ठीक है, ये पिच जो हो गई वो किसके समानुपाती हो गई, हमारे फ्रीक्वेंसी के समानुपाती हो गई। अब आप लोग सुनो, इस हमारे पास तारा तत्व को क्या कहते हैं कि ध्वनि का, ठीक है, हम लोग इस गुण को कैसे कहेंगे, ध्वनि का भारी या एवं ध्वनि का भारी एवं पतला होना, भारी एवं पतला होना क्या कहलाता है, तारा तत्व कहलाता है। और ये किस पर निर्भर करता है, टोटली तारा तत्व पे ही निर्भर करेगा। लेकिन ये एक चीज यहाँ मेंशन करने ना, कई बार पेपर में पूछ लेता है कि यह तरंग दैर्घ्य एवं तीव्रता, तरंग दैर्घ्य एवं प्रबल तीव्रता नहीं, एवं प्रबलता एवं ध्वनि की प्रबलता पर निर्भर नहीं करता है, पर निर्भर नहीं करता है। समझ गए आप लोग, इस पर ये निर्भर नहीं करेगा। तो देखो मैं आपसे बता रहा हूं कि यहाँ हमने एक रिलेशन निकाला है ये कि पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमारे पास कहाँ दी हुई है, फ्रीक्वेंसी के, तो पी हमारे पास आ गया, इसके समानुपाती हो गया एफ के। अब आप लोग सुनो, इफ अगर मैंने दोस्तों पिच, अब हम लोगों ने देखा कि अगर किसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है तो उसका पिच बढ़ जाएगा, और दोस्तों जिसका पिच बढ़ जाएगा तो आवाज उसकी कैसी हो जाएगी, पतली। कैसी हो जाएगी उसकी, पतली। और यही कारण है कि जो महिलाओं की, ठीक है, महिलाओं की और बच्चों की जो आवाज होती है वो कैसी होती है, पतली होती है। तो मैंने आपको बताया था ना कल कि महिलाओं एवं बच्चों की आवाज कैसी होती है, पतली, और सुनने में कैसी लगती है, मधुर लगती है। बच्चों की आवाज पतली होती है। और रहे हम लोग, ठीक है, हम लोग तो हमारी आवाज़ तो वैसे ही बहुत भारी है और वो सदा भारी रहती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सुनते हैं तो हमारी आवाज़ तो वैसे ही बेकार लगती है। तो आप लोग सुनो, अब बेकार अच्छा वाला कंसेप्ट नहीं है। आप लोग इस पे देखो, जो एग्जाम में आता है कि हमने फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, घटा दिया, और हमारे पास पिच क्या हो गई, घट गई। तो इस स्थिति में आवाज़ क्या हो जाती है, भारी। आवाज़ हो जाएगी, हमारे पास जो साउंड है वो क्या हो जाएगी, भारी। तो मनुष्यों की आवाज़ कैसी होती है, भारी। ठीक है, ये आप लोग मेंशन कर लेना कि मनुष्य की आवाज़ हमारे पास कैसी होगी, भारी। अब देखो सुनो, ये आपको समझ में आ गया कि इसकी आवाज कैसी होगी, भारी, और इसकी कैसी होगी, पतली। अब सुनो, ये जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो कौन सा है, पिच है। अब आगे जो हम बात करने वाले हैं ना, इसी का मिलता जुलता भाई है, वो उसका नाम है, देखो मैंने एक का तो लिख दिया है, प्रबलता। लेकिन प्रबलता और तरंग दैर्घ्य, ये जो इन पर है ना, हमारा केवल आवृत्ति पर ये जो निर्भर कर रहा है, लेकिन इन दोनों चीजों पर निर्भर नहीं कर रहा है। जो सेकेंड प्रॉपर्टी है उसके बारे में लिखना, जो सेकेंड है हमारा, उसका नाम क्या है,
एक है हमारे पास तीव्रता, और इसी के साथ में मैं आपको समझाऊंगा किसके बारे में। एक तीव्रता है दोस्तों जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। एक तरफ तो आप ये लिख लो इंटेंसिटी, ठीक है, और एक तरफ आप क्या लिखोगे नीचे। पहले हम लोग इसको समझ लें, उसके बाद हम लोग देखेंगे। एक है प्रबलता, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। देखो अगर हम लोग बात अगर करने वाले हैं कि कोई भी हमारे पास इस तरीके का एक प्लेट दी हुई है मानो, ठीक है, और हमने दोस्तों इसका एरिया सपोज दैट पहले में हमने कितना ले रखा था 100 मीटर स्क्वायर, जिसमें से हमने ना केवल यूनिट इकाई एरिया हमने क्या ले लिया, एक या इकाई क्षेत्रफल हमने ले लिया जिसकी एक ही चौड़ाई है और एक ही क्या है मोटाई है। दोस्तों मैंने कहा कि इस वाले क्षेत्रफल से, ठीक है, इस वाले क्षेत्रफल से अगर 1 मीटर स्क्वायर से जितने भी एक मिनट यहाँ पर से जितने भी एकांक क्षेत्रफल से जितनी टोटल ध्वनि की जो ऊर्जा निकलती है वो क्या कहलाती है, ध्वनि की तीव्रता। तो यहाँ ये डेफिनेशन लिख ले रहा, ठीक है, यदि एकांक क्षेत्रफल से यदि एकांक क्षेत्रफल से हम लोग देखेंगे यहाँ पे एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली ध्वनि की कुल ऊर्जा, ध्वनि की कुल ऊर्जा क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। ध्वनि की तीव्रता कहलाती है, ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड कहलाएगी। अब देखो सुनो, आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि आवाज को भारीपन, हमें तेज सुनाई देना या धीरे सुनाई देना, ये तीव्रता पर निर्भर नहीं होता। पहले आपको बता दूं मैं ये चीज, क्योंकि अब जो मैं समझाने वाला हूं ना वो है हमारे पास इसी का मिलता जुलता भाई है जिसका नाम है प्रबलता। जो आपको कंफ्यूज कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग लाउडनेस। क्या बोलते हैं, लाउडनेस। अब लोग सुनो, लाउडनेस LOUD, ठीक है, LOUDNESS, और इसको बोलेंगे देखो ध्वनि का कानों के प्रति संवेदनशीलता जो होती है ना, संवेदनशीलता, वो क्या कहलाती है, प्रबलता कहलाती है। दूसरा कि ध्वनि का तेज एवं धीमा सुनाई देना, तेज एवं धीमा सुनाई देना, तेज एवं धीमा सुनाई देना, वो भी किसका कारण होता है, वो भी इसी का कारण होता है। तो आप ध्यान रखना कि ध्वनि अगर हमें तेज सुनाई दे रही है या हमें धीमी सुनाई दे रही है, वो भी किसका कारण होता है, प्रबलता का होता है। अब सवाल ये उठता है कि हम ध्वनि की प्रबलता को नापेंगे कैसे। तो दोस्तों ध्वनि की प्रबलता को मापने के लिए, ठीक है, हमारे पास ध्वनि की, ये नोट लगा के लिख लेना कि ध्वनि की प्रबलता को नापने के लिए किसका उपयोग, कौन से मात्रक का उपयोग करते हैं हम लोग, ध्वनि की प्रबलता दोस्तों किस में नापी जाती है, और ये पेपर में आता है, ये नापी जाती है दोस्तों डेसिबल में, ठीक है, DECIVEL, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग, DB। किस में बोलते हैं हम लोग, DB में, जो आपको ध्यान रखना है। ध्वनि की प्रबलता, ऐसे ही हमारे पास एक सवाल और है जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, उसको मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। लेंस की शक्ति के बारे में भी पूछता है। मैंने आपको जब लेंस पढ़ाया था तो बताया था उसका आंसर क्या होता है, डायप्टर। क्या होता है, डायप्टर। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये डेसिबल में हम लोग इसकी ध्वनि की तीव्रता को नापेंगे। ध्वनि तेज सुनाई देगी या धीरे सुनाई देगी, ये निर्भर करेगा इस बात पर कि उसकी तीव्रता, उसकी प्रबलता कितनी है, ना कि उसकी तीव्रता पर ये निर्भर नहीं करेगा। अब देखो सुनो, आगे जो हमारे पास है कि हम लोग कुछ, मैं आपको वैल्यूज लिखा रहा हूं, उसका आप लोग ध्यान रखना। जैसे इस तीव्रता के आधार पर पत्तियों की जो सरसराहट होती है, ठीक है, पत्तियों की जो सरसराहट है उसमें कितनी ऊर्जा, कितनी ध्वनि उत्पन्न होती है, 10 डेसिबल से कितनी होती है, 20 डेसिबल। ठीक है, सामान्य फुसफुसाहट में जो हम लोग बात करते हैं, फुसफुसाहट, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है दोस्तों 15 से 20 डेसिबल। कितनी होती है, 15 से 20 डेसिबल। ठीक है, और हम लोग जो सामान्य बातचीत करते हैं, नॉर्मल तरीके से सामान्य जो बातचीत करेंगे, उसमें हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 30 से 40 डेसिबल। अब लोग सुनो, ये आप कहोगे सर ये जो सारा जो स्टैंडर्ड डिजाइन कर रखा है ये किसके द्वारा किया गया है। एक हमारे पास एक संस्था इंटरनेशनल लेवल पर WHO, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ORGNISATION, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो अगर हम लोगों को ये कुछ गाइडलाइन देता है और उसके बारे में ही हम लोग इस चीज़ों को फॉलो करते हैं। WHO ने ही ये सारी चीज़ बता रखी है। अकॉर्डिंग टू WHO हमारे पास एक स्टैंडर्ड ध्वनि की तीव्रता प्रबलता दी गई है और उस हमारे पास हम लोग देखते हैं कि ध्वनि की इसको हम लोग देखते हैं कि हम लोग नापेंगे इसमें, देखो ध्वनि की प्रबलता नहीं, यहाँ हम लोगों ने देखा है एक लास्ट चढ़ाई में मैं आपको बताऊं कि एक चीज मिस हो गई थी कि ध्वनि की तीव्रता नहीं, इस तीव्रता को नापेंगे। ध्वनि की तीव्रता जो है वो किस में नापी जाती है हमारे पास, डेसिबल में। और यहाँ जो हम लोग बता रहे हैं ना, एक सेकंड रुको, ये रहा, हाँ WHO वाला कंसेप्ट। तो जो स्टैंडर्ड ध्वनि है ना वो कितनी इंटेंसिटी की होती है, तीव्रता की हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखना एक मानक जो ध्वनि होती है, ठीक है, जो WHO के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है, मानक ध्वनि का जो प्रकार है वो हमारे पास कितना है कि भाई इतनी ध्वनि हमारे लिए ये स्टैंडर्ड है, इस पर हमारे पास ना तो हमारे कानों को कोई नुकसान होगा ना हमें कोई हानि होने वाली है। तो वो ध्वनि कितनी होनी चाहिए, 45 डेसिबल होनी चाहिए। अब देखो सुनो, आगे जो हम बात करने वाले हैं, गुस्से में अगर हमको गुस्सा अगर आ जाए, पहले तो हम फुसफुसा कर रहे थे बाबू सोना वाला, ठीक है, लेकिन अब हम लोग जो बात करेंगे ना वो गुस्से में आ गए, पहले फिर हमने थोड़ा सा, ठीक है, फुसफुसाहट तरीके से बात की, फिर हम लोग नॉर्मल तरीके में आए, अब हम लोग किस में आ गए कि भाई इतने पे बात करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हम लोग अब बात आ रहे हैं गुस्से में। अब हम लोगों का हो गया गुस्सा, तो गुस्से में जो बातचीत करेंगे तो वो कौन सा होगा, गुस्से में बातचीत का जो वैल्यू है वो कितना बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 70 से 80, कितना हो जाएगा 70 से 80 डेसिबल। और हम लोग देखो इसको शोर में या नॉइज में कब काउंट कर लेंगे बताओ, अगर देखो हम लोग या हमारे पास हानिकारक जो होता है वो कब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये तो हमारे पास आ गई वैल्यू इसकी। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे लिए हानिकारक होगा जो 75 डेसिबल, ये इसकी भी रेंज को थोड़ा सा चेंज कर लो आप लोग, 62 कितना हो जाएगा 70। अगर हम लोग और इसकी वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं गुस्से की को, तो हम लोग इस हानिकारक रेंज में आ जाएंगे। और जो नॉइज है, ठीक है, जो हमारे पास शोर है वो कब काउंट होगा कि भाई इसके बाद हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी। और देखो दोस्तों हमारे पास 85 डेसिबल के बाद है ना, हम जो हमारी ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो वो किस में काउंट हो जाती है, हमारे पास ये काउंट हो जाती है दोस्तों शोर में काउंट हो जाती है। या हमारे देखो पुलिस का सायरन, इसमें लिख लो पुलिस का सायरन हो, ठीक है, या हमारे पास एम्बुलेंस हो, ठीक है, एम्बुलेंस वाला जो सायरन बजता है ना उसमें कितनी ध्वनि उत्पन्न होती है वो भी सुन लो, वो है हमारे पास 100 से 110 डेसिबल। कितना होता है, 100 से 110 डेसिबल के अंदर कैटेगरी में आती है। अब हम लोग देखो रॉकेट का, अगर हम लोग कारखानों का अगर देखेंगे, कारखानों में जो ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, कारखानों में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कितनी कैटेगरी की होती है, वो दोस्तों होती है 110 से लेकर के 120 डेसिबल तक। लेकिन हमारे जेट विमान, ठीक है, जेट विमान, फाइटर जो जेट होते हैं और हमारे कौन से होते हैं एवं रॉकेट, ठीक है, जो रॉकेट निकलते हैं तो उनके अंदर जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो कितनी हो रही है, 150 से कितनी हो रही है 160, कितनी हो रही है 150 से 160 डेसिबल की रेंज में आती है। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं, जिसमें से आप लोगों से पूछे जाने वाला ज़्यादातर जो वैल्यू है वो कौन सा है, एक तो हमारे पास देखो, एक तो हमारे पास स्टैंडर्ड ध्वनि पूछता है, ठीक है, और एक हमारे पास नॉइस और एक हानिकारक वाली जो रेंज है, या कई बार ये हमारे पास एम्बुलेंस वाला कैटेगरी भी आ जाता है। और जो हम लोग जब बात करेंगे ना अभी थोड़ी देर बाद की स्पीड की, सुपरसोनिक स्पीड है या किस तरीके की चीज़ है, तो वो हमारे पे यहाँ काम देगी। अब देखो ये हमने जो पढ़ा है ना, ये ध्वनि की तीव्रता के बारे में डिस्कस किया कि ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, और उसके आधार पर हमने उसका मेजरमेंट देखा कि अगर इतनी इतनी ध्वनि की तीव्रता आएगी तो हम लोग कब कब उस ध्वनि की तीव्रता को मेजरमेंट्स करेंगे तो वो चीज़ हमको पता लग जाएगी। अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों देखो आगे कि इसका एक दूसरा गुणधर्म है जिसको हम बोलते हैं इको। क्या बोलते हैं उसको, इको बोलते हैं। और उस इको में क्या होता है कि कोई भी चीज़ है ना हमें वापस से सुनाई देती है, ठीक है, क्या होगा कि हमें जो आवाज़ है हमारी वापस से सुनाई देती है। तो आप नेक्स्ट जो 3rd नंबर पैडिंग लगाओगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि, इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, प्रतिध्वनि। और प्रतिध्वनि को इंग्लिश में बोला जाता है इको, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ECHO, क्या बोलेंगे, ECHO, इको। अब देखो यहां हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई अगर हमने, ठीक है, मूल ध्वनि की प्रतिलिपि कुछ समय बाद सुनाई देती है, मूल ध्वनि की प्रतिलिपि कुछ समय बाद सुनाई देती है,
ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इको। ठीक है, उसे इको मतलब उसे इको इफेक्ट कहते हैं। अब देखो सुनो, अब ये बात हमको समझ में आ गई कि भाई ये चीज हमारे पास हो रही है, लेकिन आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि इको सुनने के लिए, हमारी ध्वनि को, ओरिजिनल ध्वनि का, हमें एक फोटोकॉपी ध्वनि सुनने के लिए हमें पर्टिकुलर कितनी दूरी हमको मेंटेन करनी है, वो हम लोग कैसे निकालेंगे। मान के देखिएगा दोस्तों, हमने माना कि हम लोगों का एक, हमारे पास यहाँ पर रिफ्लेक्टर रखा हुआ है, यहाँ एक पर्दा रखा हुआ है इस तरीके से, और हम लोग दोस्तों देखो यहाँ पर खड़े, मान के देखो कि ये हमारी जो दूरी है ये कितनी है, एस, हमसे इसकी दूरी कितनी है, एस, और ये हमारे पास क्या है, ये ऑब्जर्वर है। ठीक है ना, ये हमारे पास ऑब्जर्वर है जो यहां से बोलेगा और बोलने के बाद ध्वनि निकालेगा, और ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टर, जो परावर्तक हमारे पास रहेगा, वो हमारे पास इसको ध्वनि को क्या करेगा, परावर्तित करेगा। अब आप लोग सुनो, अब क्या होने वाला है, हमने माना कि यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगता है, टी समय लगता है, और दूरी कितनी है हमारे पास, एस। तो अब हम जो बात कर रहे हैं कि ये हमें बताओ कि हमें दूरी कितनी रखी जाए जिससे हमें ये पता लग जाए कि इतना जोर से चिल्लाएंगे, इतनी दूरी से चिल्लाएंगे तो हमारी जो ध्वनि है ना पूर्ण रूप से हमको सुनाई देगी। देखो यहां से आधे, ये जो व्यक्ति खड़ा है, इससे तरंग गई, उसने कितनी दूरी तय कर ली, एस। वापस से अगर ये तरंग आएगी तो दोबारा कितनी दूरी तय करेगी, एस। तो एस और एस कितना हो गया, 2s। अब एक बात और सुनो कि जब हम लोग बात करते हैं ना ध्वनि की, तो ध्वनि को एक बार सुनने के बाद, ध्वनि सुनने के बाद उसका जो प्रभाव है ना, ध्वनि सुनने के बाद उसका प्रभाव हमारे कानों में, उसका प्रभाव हमारे कानों में कितना रहता है, हमारे कानों पर 1/10 सेकंड तक रहता है, 1/10 सेकंड तक रहता है। तो ये आप ध्यान रखना, 1/10 सेकंड तक ये रहेगा। अब t इसको देखो कितना होगा, t बराबर कितना हो जाएगा, 1/10 सेकंड। अब मुझे ये बताओ कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, दूरी बटा क्या हो जाएगा हमारे पास, समय। अब टोटल दूरी कितनी है बताओ, टोटल दूरी हम लोगों ने अभी निकाली थी, टोटल दूरी कितनी होगी, देखो s तो इधर से गई, s इधर से गई, तो कितनी होगी टोटल, 2s। समय कितना है हमारे पास, समय दोस्तों t, और t के भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/10 सेकेंड। ये आपको ध्यान रखना है। आप कहोगे कि 1/10 कहाँ से आ गया। ऐसा होता है कि जब हम ध्वनि को सुनते हैं ना तो कानों तक हमारे कुछ समय के लिए ना ये हमें सुनाई सी देती है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इको मतलब इसका असर रहता है कितने देर तक, 1/10 सेकेंड तक। आप लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालो, देखो v बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये s दी हुई है बटे दूरी हमने लिख ली 2s, ये कितना हो जाएगा t। हम लोगों ने मान निकाला, यहाँ b का गुना किससे कर दिया भाई, t से कर दिया, बराबर कितना आ गया 2s। हमको चाहिए दूरी, तो हम लोग निकालेंगे s, तो v गुना क्या कर देंगे t, और हम लोग भाग कितने का दे देंगे भाई t, यहाँ पर चूका। अब सुनो, हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल अगर टेम्परेचर पर, सामान्य ताप पर, ठीक है, सामान्य ताप का मतलब हो गया सामान्य तापमान, जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों v का मान जो होता है 346 मीटर पर सेकंड होता है। इसकी अगर चाल की हम लोग बात करें तो जो मैंने अभी आपको लिखाई थी, तो देखो यहाँ इसकी वैल्यूज पुट कर दो आप लोग, आंसर कितना आना है, ये हो जाएगा हमारे पास 346, इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 1/10 बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ इसको काटेंगे तो कितना कटेगा, ये एक बार, उसके बाद 14, उसके बाद 3, तो ये लगभग आएगा हमारे पास 173 बटे कितना हो जाएगा 10, और 173 बटे 10 मतलब 17.3। और ध्यान रखना ये इसका आंसर सेंटीमीटर में नहीं आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि हमने ना ध्वनि की चाल को किस में लिया है, मीटर में लिया है, इसलिए इसका मान किस में आएगा, मीटर में। ये हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, मेरे पास कितना वैल्यू आ गया, s बराबर 17.3 मीटर। कई बार पेपर में ना ये पूरा ना आकर के हमारे पास आपसे कहेगा, ये हमारे पास कई बार तो करेक्ट देता है और नहीं देता है, तो आप क्या लगा के आओगे, 17 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास राइट आंसर होगा। तो हमसे एक चीज ये पता लगी कि जो हमें पूर्ण रूप से अगर किसी वस्तु के या किसी परावर्तक सतह के सामने अगर खड़ा होना है और कितनी दूरी पर खड़ा होना है जिससे हमारी आवाज हमको स्पष्ट रूप से सुनाई दे, तो वो दूरी कितनी होती है, 17 मीटर। अब ये कब है, ये आपको ये भी ध्यान रखना है, जब अगर हमारा क्या हो, रूम टेम्परेचर हो, और मतलब सामान्य तापमान हो जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में होता है। क्योंकि इसको मैं आपको इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि आप फिर वापस से कंफ्यूज होंगे। एक वैल्यू और निकाल देता हूं, देखो, क्योंकि हवा जो है ना, हवा का जो हवा में जो ध्वनि का वेग है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कई सारी बुकों में ना ये भी लिखा होता है।
332 मीटर पर सेकंड होता है। और हमने अभी फॉर्मूला निकाला था कि हमारे पास s का जो फॉर्मूला आ रहा था, s बराबर क्या आ रहा था, v गुना में t डिवाइडेड बाई 2 हो रहा था। और हम लोग s का मान जो निकालेंगे तो 332 और t का मान कितना 1/10 इस डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 163 आएगा मेरे ख्याल। और 163 में दोस्तों हम 10 का भाग देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 16.3 मीटर। ये भी आपको कई बुकों में लिखी मिलेगी। और s को भी हम लोग लगभग कितना मानते हैं 17 मीटर। लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर है ना वो हम लोग नियर बाई कितना लेके आते हैं, चाहे हमारा रूम टेम्परेचर हो चाहे हमारे 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला केस हो, तो दोनों के अंदर ही है ना हम लोग कितना लेके आएंगे 17 मीटर ही लेके आएंगे दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 17 मीटर वाला केस हो गया और ये हमारे पास 16.3 मीटर वाला केस हो गया। चाहे आपको दूरी है ना किसी बुक में 16.3 मिले तो भी आपका ध्यान रखना, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। मैंने वो भी आपको केस करा दिया है। तो हमने कितने इसके गुण पढ़ लिए, एक तो हमने पढ़ लिया तारातत्व पढ़ लिया, एक हमको तीव्रता और प्रबलता हो गई, और एक हमारे पास क्या हो गया इको वाला हो गया। अब हम बात करते हैं, देखो एक जो चौथा वाला जो गुण है वो है दोस्तों गुणता। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गुणता, ठीक है। और यह हम लोग उसको बोलते हैं रिवरेशन, REVERBRATION, ठीक है। अब देखो सुनो, रिवरेशन या गुणता को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ये वो गुण है जो हमारे परिचितों की, या जो हम लोग वो बाबू वो सोना वाला जो कंसेप्ट होता है ना कि उसकी आवाज को पहचानने में ये मदद करता है कि हम करते हैं हेलो, उसी से मालूम चल जाता है कि किसकी हमारे पास फोन आ रहा है। तो ये क्या करेगा दोस्तों, समान आवृत्ति, ये ना प्रबल, एक तो एक सुनो तारातत्व, ये हमारे पास हो जाएगा तीव्रता एवं तारातत्व की ध्वनि तरंगों में अंतर करता है, अंतर स्पष्ट करता है। ये ध्यान रखना है, अंतर स्पष्ट करता है। एक तो आपको ये चीज याद रखनी है। अब सुनो, इसमें क्या हो गया कि हम दोनों चीजों में अंतर स्पष्ट कर रहे हैं, तो ये भी हमको पता होना चाहिए कि भाई किस आधार पे कर रहे हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है, ये हमारे पास समान लेकिन ये कैसी होनी चाहिए, लेकिन ध्वनि तरंग समान आवृत्ति एवं कैसी होनी चाहिए, समान आयाम की। ध्वनि तरंगें समान आवृत्ति एवं कैसी होनी चाहिए, समान आयाम की। और ये मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था कि कौन सी चीज़ क्या होती है और कौन सी चीज़ क्या होती है, क्योंकि अभी जो अपन ने लास्ट वीडियो आपको पहले वाला वेव का पार्ट फर्स्ट मिलेगा, उसको देख लेना। अदरवाइज ये जो वर्ड मैंने लिखा है ना ये समझ में आपको नहीं आएगा, और बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये समान आवृत्ति क्या होता है, क्योंकि मैंने उसमें दो तीन बार अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो ध्वनि, अगर हमारे पास ध्वनि तरंगें समान आवृत्ति और समान आयाम की है, तो उस स्थिति में जो समान तीव्रता और तारातत्व में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो उसको क्रिएट करने के लिए हमारा कौन सा गुणधर्म काम आता है, गुणता काम आता है दोस्तों। अब देखो सुनो कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे मान के चलो कि लंबी बांसुरी है, ठीक है, या हम लोग देखते हैं कि सितार एक साथ सितार एवं गिटार को बजाने पर, सितार एवं गिटार को बजाने पर उनसे उत्पन्न ध्वनि में अंतर स्पष्ट करना वो किस गुण के कारण संभव है, इस रिवरेशन के कारण संभव है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसमें एक चीज और ऐड कर देंगे हम लोग कि भाई हमारे परिचितों की आवाज, ठीक है, परिचितों की आवाज को पहचान लेना, परिचितों की आवाज की पहचान, ठीक है, वो भी किस गुण के कारण होती है, इसी गुण के कारण होती है। अब देखो पेपर में क्या पूछा गया था, अभी कुछ दिन पहले रेलवे के एग्जाम्स हुए थे, तो उसमें भी हमारे पास एग्जाम में आया था कि एक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है, एक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है, दोस्तों नोट, सॉरी क्या कहलाती है, टोन, क्या कहलाती है, TONE। और अगर एक से अधिक आवृत्ति की ध्वनि, इसको हम क्या बोलेंगे, नोट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नोट, NOTE, एक और दो। तो सुनो, एक आवृत्ति की अगर ध्वनि है
तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टोन। और एक से अधिक आवृत्ति की ध्वनि है हमारे पास, तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास, नोट। इसका मतलब है कि सेम फ्रीक्वेंसी है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही तरह की फ्रीक्वेंसी है, तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो किस प्रकार की होगी, टोन होगी। और अगर हमारे पास एक से अधिक फ्रीक्वेंसी की अगर हमारे पास वेव आ रही है तो उसकी जो हमारे पास जो ध्वनि डेवलप होती है वो कौन सी होती है, नोट वाली होती है। अब देखो इसमें जो अगला गुण है ना हमारे पास 4th नंबर पे, वो है दोस्तों हमारे पास परावर्तन। क्या है, परावर्तन, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। सुनो, नेक्स्ट जो गुणधर्म की हम लोग बात करें ना वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो रिफ्लेक्शन की अगर बात करेंगे ना हम लोग, ध्वनि तरंगों का क्या होता है, परावर्तन। वैसा ही हमारे पास मैंने आपको बताया था कि ध्वनि का परावर्तन कैसे होगा। ध्वनि तरंगे दोस्तों, इनकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, ज्यादा। सुनो, इनकी ध्वनि की जो तरंगे होती है ना, इनकी तरंग दैर्घ्य क्यों होती है, ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, ज्यादा। वेवलेंथ होगी हमारे पास ज्यादा, जिसके कारण इनको जो परावर्तक सतह चाहिए ना वो कैसा होना चाहिए, परावर्तक सतह अधिक मोटा। ठीक है, अधिक मोटा होना चाहिए। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल तौर पे देखें कि पहाड़ियों से टकराकर आवाज का आना, ठीक है, पहाड़ियों से टकराकर आवाज का आना, आवाज का वापस आना, ठीक है, आवाज का वापस आना, वो किस कारण होता है, इसी गुण के कारण होता है। ठीक है, और भी इसके कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे हम लोग अगर कमरे की बात करेंगे या हम लोग ऐसी जगह बात करेंगे जहां से हमारी आवाज़ इको होने के अलावा सीधी सीधी आती है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो देखो पहले जो हम लोग 90s का दौर था, या हम लोग 1995 या 2000 के आसपास की बात करें, जो पिक्चरें आती थी तो उनमें क्या होता था कि हीरो जोर से चिल्लाता था और पहाड़ियों के बीच से ना हीरोइन का नाम लेके हीरो, तो उसकी आवाज़ जोर जोर से आती थी। तो वो कौन सा गुणधर्म था, रिफ्लेक्शन था। कौन सा था, रिफ्लेक्शन था। आगे देखो हम लोग और इसके गुण की बात करें, एक है दोस्तों हमारे पास अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे 5वें नंबर पे ध्वनि का अपवर्तन, सॉरी ध्वनि का अपवर्तन से पहले ना व्यतिकरण पढ़ लो आप लोग। ठीक है, ध्वनि का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। अब इंटरफेरेंस ऑफ साउंड की बात करेंगे तो इंटरफेरेंस ऑफ साउंड में हम लोग क्या कहेंगे कि जब दो ध्वनि तरंग है, ठीक है, या लिख लो डेफिनेशन, जब दो ध्वनि तरंग है, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक ध्वनि तरंग है किसी बिंदु पर, दो या दो से अधिक ध्वनि तरंग है जो कि जिनकी आवृत्ति एवं क्या होता है, आयाम, आवृत्ति एवं आयाम दोनों, आवृत्ति एवं आयाम दोनों समान होते हैं। ध्वनि तरंगे जिनका आवृत्ति, ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति एवं आयाम क्या होते हैं, समान होते हैं, जो कि किसी बिंदु पर, जो किसी बिंदु पर मिलती हैं, किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो बिंदु पर मिलेंगी, तो उस बिंदु पर मिलती हैं। तो अब देखो ये मिलने का कारण क्या हो गया, अगर ये, यदि हम लोग कंडीशन लगाएंगे पहली, यदि समान कला में मिलती हैं, समान कला में मिलेंगी, समान कला में मिलती हैं, ठीक है, समान कला में मिलती है, तो ध्वनि ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। और उस व्यतिकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्वनि का संपोषी व्यतिकरण। क्या बोलेंगे, ध्वनि का संपोषी व्यतिकरण। समझ गए आप लोग। अगर दोस्तों यहां हम लोग देख रहे हैं कि अगर कंडीशन लग जाए दूसरी, ठीक है, यदि विपरीत कला में मिलती है, कैसे मिलती है, अगर ये विपरीत कला में मिलती है, विपरीत कला में मिलती है, विपरीत कला में मिलती हैं, तो ध्वनि ऊर्जा, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा क्या हो जाएगा, न्यूनतम। तो इस स्थिति में हमारे पास विपोषी व्यतिकरण जो होगा वो कौन सा होगा, विपोषी व्यतिकरण होगा। अब आप लोग सुनो
कि ये काम क्या आएगा। पहले तो ये बताओ, हम डेफिनेशन पढ़ तो रहे लेकिन ये हमारे काम क्या आना है। ये काम आना है दोस्तों, जैसे मान के चलिएगा 2 स्पीकर को हमने बजा दिया, डीजे बजेगा पड़ोसी के घर, तो उस केस में क्या होगा कि हम सिलेक्शन लेके आएंगे, और सिलेक्शन लेके आएंगे तो इधर भी डीजे बजाएंगे और इधर भी डीजे बजाएंगे, दोनों तरफ डीजे बजाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, इधर से भी ध्वनि की तरंगे आएंगी और इधर से भी ध्वनि की तरंगे आएगी, और वो वहां मिलती है। अगर समान कला में मिलती है तो वो ज्यादा ध्वनि आएगी, और विपरीत कला में मिलेंगी तो क्या आएगी, कम ध्वनि आएगी। ये आप ध्यान रखना। कई बार आपने देखा होगा एकदम से, कई बार तो ज्यादा ध्वनि सुनाई देती है, कई बार तो ज्यादा सुनाई देती है, कई बार कम सुनाई देती है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। तो उसमें ना एक बार संपोषी होता है, एक बार क्या होता है, विपोषी व्यतिकरण होता है। तो कभी ऊर्जा ज्यादा हो रही है, कभी क्या हो रही है, कम। तो ये घटना किसकी वजह से होती है, हमारे पास ध्वनि के व्यतिकरण के कारण होती है। अब हम लोग बात करते हैं एक ध्वनि का विवर्तन, जो अपन ने कल भी थोड़ी बहुत मैंने आपको बताया था। ठीक है, ध्वनि का विवर्तन, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट की हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर। देखो मैंने कहा था ना, प्रकाश के केस में क्या हो रहा था दोस्तों, जब प्रकाश की किरण आ रही थी तो कोई उसकी तरंग दैर्घ्य की कोटि का अगर वहां पर अवरोधक और क्या मिल जाए उसको द्वारक, तो उसके किनारों से प्रकाश क्या हो रहा था, मुड़ रहा था। तो मैंने आपको यही बताया था, जब बात अगर प्रकाश की हो तो उसके किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, विवर्तन। सेम कंसेप्ट अपन लोग अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, साउंड के ऊपर। अगर ध्वनि तरंग है, अगर उसके हमारे पास आती है, उसके किनारों से अवरोधक हो चाहे द्वारक हो, उनके किनारों से मुड़ जाती है, मतलब अपने ओरिजिनल मार्ग पे नहीं आकर के कुछ क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे, विवर्तन। और यही कारण है, ठीक है, यही कारण है कि अगर हम लोग कमरा अगर बंद कर लेते हैं तो भी हमें आवाज सुनाई देती है। ठीक है, वो किसका कारण है, ध्वनि के विवर्तन का। तो आप लिख लो इसकी डेफिनेशन, यदि ध्वनि तरंगों के संचरण मार्ग में, ध्वनि तरंगों के संचरण मार्ग में, ठीक है, इनकी तरंगदैर्घ्य की कोटि का तरंगदैर्घ्य की कोटि का अगर अवरोधक और क्या मिल जाए हमको, या तो क्या मिल जाए हमको अवरोधक, या हमको क्या मिल जाए, द्वारक, तो ये इसके किनारों से मुड़ जाती है, इसके किनारों से मुड़ जाती हैं। तो इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। तो इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आप देखो क्या लिखोगे, सबसे बड़ी एग्जाम्पल लिखोगे, बंद कमरे में ध्वनि का सुनाई देना, बंद कमरे में ध्वनि का सुनाई देना। समझ गए आप लोग कि अगर हम लोग कमरा बंद अगर कर लेंगे तो भी हमको आवाज सुनाई देगी, वो उसका कारण क्या है, विवर्तन है। ठीक है, अब देखो अपवर्तन में क्या होगा, अपवर्तन में कैसा सीन होगा, ये अपने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। देखो इसको भी मैं आपको बता देता हूं ध्वनि का अपवर्तन कैसे होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि ध्वनि के अपवर्तन की हम लोग बात करें तो ध्वनि का अपवर्तन, एक सेकेंड, ठीक है, अपन लोग यहां पर एक पेज ले लेते हैं। सुनो एक सेकंड, बैकग्राउंड यहां पर किस तरीके का है ये दोस्तों, मुझे टेक्निकल टीम को बुलाना पड़ेगा। और टेक्निकल टीम एक बार टेक्निकल टीम वाले सर इसके अंदर बैकग्राउंड नहीं आ रहा है, तो बैकग्राउंड देखिएगा क्या क्या अपन को बैकग्राउंड कलर, हाँ ये क्या बैकग्राउंड कलर आ गया, ठीक है आ गया। ठीक है, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, देखो ध्वनि का विवर्तन, आगे आ जाओ आप लोग। तो हम लोग बात करें आगे, नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि का विवर्तन, ध्वनि का अब विवर्तन तो हमने पढ़ लिया, ध्वनि का हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ, अपवर्तन। ठीक है, ध्वनि का अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट,
ठीक है। ध्वनि का अपवर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हम लोग बात करें कि यहां हम लोगों को एक चीज दिख रही है कि अगर एक लाइट, ठीक है। अब देखो सुनो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में यदि हम लोगों ने प्रकाश की तरंग प्रकाश के अपवर्तन को देखा था तो इसमें माध्यम हमारे पास क्या था, मीडियम फर्स्ट था, यहाँ पर क्या था, मीडियम सेकंड। यदि कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही थी तो उसको जाना चाहिए था ऐसे, नहीं तो वो इधर आ जाती है, कैसे चली जाती है ऐसे, या कैसे चली जाती है ऐसे। अगर हमारे पास कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके कारण क्या हो जाता है, वो अविलंब के पास में आती है या अविलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, लेकिन अपने मूल पथ पर वो नहीं जाती है। इसी घटना को अपन ने क्या कहा था, प्रकाश का अपवर्तन कहा था। लेकिन अब जो टॉपिक है वो किस तरीके का है, अपवर्तन है। दोस्तों हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नया, ध्वनि का अपवर्तन क्या कहता है। ध्वनि का अपवर्तन कहता है यदि दो प्रकाश के दो हमारे पास ध्वनि तरंग है, किसी हमारे पास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ऐसा होता है दोस्तों कि वो अविलंब से दूर भी हटेंगी और अविलंब के पास में भी आएंगी, लेकिन वो डिपेंड करेगा वो सघन माध्यम से जा रही है या विरल माध्यम से जा रही है। सुनो, जैसे हम लोग सर्दियों की बात करते हैं तो सर्दियों में नीचे क्या होती है, ठंड होती है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो दोस्तों क्या होता है, वहां पर टेम्परेचर इसकी तुलना में क्या होता है, कम होता है। सर्दियों की हम लोग बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखना आप लोग, मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं ना यहाँ पे, कि बात अगर किसकी है, विंटर सीजन की, सर्दियों की बात है, ठीक है। सर्दियों के केस में हम लोग यहाँ बात करेंगे तो एक कंसेप्ट जो आपको बता रहा हूं, देखो सर्दियों में नीचे की जो सतह होती है ना, इस धरातल से नीचे की ये वाली जो सतह होती है उसके अंदर क्या होती है, नमी ज्यादा होती है, ठीक है। नमी ज्यादा होगी तो ये माध्यम जैसे मान के चलिएगा यहां से लेकर तक का, यहां से लेकर तक, यहां से लेकर के यहां तक का कैसा होता है, सघन, ठीक है। और ऊपर का जो माध्यम है वो कैसा होता है, विरल। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम जो आर्द्रता होती है या कोहरा, जो इस प्रकार का जो नमी मात्रा होती है वो नीचे वाली सतह पर ज्यादा होती है। और हम लोग ये कहते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो उस स्थिति में हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर, कि हाइट बढ़ने के दौरान टेम्परेचर क्या हो जाता है दोस्तों, कम होता है। और टेम्परेचर जैसे ही कम होगा तो हमारे पास ऊपर नमी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम। और इस केस में अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अविलंब से क्या हट जाती है, दूर। और अगर यही बात अगर किस केस में हो, गर्मी में, ठीक है, यही बात किस में हो, गर्मी में, तो नीचे की चीजें उसमें भी केस में क्या हो जाएगा, ऊपर बढ़ेंगे तो ऊपर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, विरल। और हमारे पास नीचे देखेंगे तो सॉरी, ये ना हम लोगों ने उल्टा पढ़ लिया है, इसको हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सघन, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, विरल। ये हमारे पास, उसमें ध्यान रखना ये उल्टा होता है। और इसके केस में हम लोग देखेंगे विरल, और इसकी तुलना में ये वाला मीडियम क्या हो जाएगा यहाँ का, ये हो जाएगा दोस्तों सघन। ये हम लोग गर्मियों में और सर्दियों का अंतर समझेंगे। यहाँ विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर आ जाती है, मतलब नीचे की तरफ आ जाती है, तो ज्यादा सुनाई देगी। अगर प्रकाश की किरण ऐसे, सॉरी ध्वनि की तरंग ऐसे चलेगी ना तो हमको कैसे निकलेगी, ऐसे। लेकिन अगर यहाँ से ऐसे चलेगी तो ये हमारे पास, अगर ये अविलंब है तो ये दूर ऐसे जानी तो चाहिए थी हमको, ऐसे कैसे जानी चाहिए थी, ऐसे, लेकिन ये इससे भी क्या उठ जाती है, दूर हट जाती है। तो हमको ये सुनाई थोड़ी सी क्या देती है, कम देती है। समझ गए आप लोग। तो यहाँ देखना, यदि हम लोग लिख देंगे, यदि ध्वनि की तरंगे, ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती हैं, पथ से विचलित हो जाती हैं। अगर मूल पथ से विचलित होगी तो मूल पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं, ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। और यही कारण है, ठीक है, यही कारण है कि हमें रात्रियों को जो आवाज है ना, रात के दौरान जो हमारे पास नाइट होती है तो उस ड्यूरेशन में ज्यादा आवाज आती है। चाहे रेलवे की सीटी हो, चाहे हम नॉर्मल रूप से डीजे बज रहा हो तो उसकी भी आवाज हमको ज्यादा सुनाई देती है, ठीक है। तो यहां हम लोग लिखेंगे रात्रि में आवाज ज्यादा सुनाई देती है, रात्रि में आवाज ज्यादा सुनाई देती है। समझ गए आप लोग। चाहे सीटी हो,
चाहे रेलवे का हॉर्न हो, चाहे हमारे पास डीजे की आवाज़ हो, चाहे हमारी आवाज़ हो, ठीक है, तो हमें वो ज़्यादा सुनाई देती है। अब देखो इसके कई सारे फैक्टर होते हैं कि यहाँ पर शोर भी बंद होता है, दूसरा आर्द्रता भी बढ़ जाती है। और मैंने कहा था आर्द्रता अगर बढ़ती है दोस्तों तो उसमें हमारे पास ध्वनि की चाल भी क्या होती है, बढ़ती है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, अपवर्तन। अब देखो एक जो टॉपिक है ना हमारा वो और है रेजोनेंस, ध्वनि का अनुनाद। देखो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो एक है हमारे पास ध्वनि का अनुनाद, रेजोनेंस ऑफ द साउंड, ध्वनि का अनुनाद, रेजोनेंस ठीक है, रेजोनेंस ऑफ साउंड। रेजोनेंस ऑफ साउंड की हम लोग बात करेंगे तो देखो सुनो क्या कहेंगे। यदि देखो यहां क्या कंसेप्ट है, यदि ध्वनि की ध्वनि स्रोत से जो ध्वनि निकलती है ना, ध्वनि स्रोत से जो ध्वनि निकलती है उसमें क्या हो जाएगा, ध्वनि स्रोत से निकलने वाली जो ध्वनि की आवृत्ति है, ध्वनि की आवृत्ति, ठीक है, प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाए, प्राकृतिक आवृत्ति के क्या हो जाए, प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाए तो उस स्थिति में अधिकतम आयाम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अधिकतम आयाम हो जाएगा इस घटना को, ठीक है, अधिकतम आयाम हो जाएगा, अधिकतम ऊर्जा हो जाएगी। इस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, ध्वनि का अनुनाद। इस घटना को ध्वनि का अनुनाद कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। आपको समझ में आ गया कि नहीं आया कि मैंने आपको कहा था कि भाई ये चीज़ दी हुई है हमको कि ध्वनि का जो स्रोत है, अगर उससे जो ध्वनि निकलती है उसकी जो आवृत्ति रहेगी ना वो हमारी नेचुरल आवृत्ति के अगर बराबर हो जाए तो उस स्थिति में ना दोनों की आवृत्ति मैचिंग होगी। देखो मैं आपको बताता हूँ ऐसे कि अगर हमने दो तरंगें ले ली है, ठीक है, हमने माना कि एक तरंग कैसी हमारे पास, एक तरंग तो ऐसे आ रही है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे चली आ रही है, और दूसरी तरंग हम लोग बात करते हैं इस तरीके से कि एक तरंग हमारे पास कैसी आ रही है, इस तरीके से। अब देखो दोस्तों दोनों की अगर फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो जाए ना तो यहां पर क्या होगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो गई सपोज दैट, तो इस केस में इनकी जो फ्रीक्वेंसी मैच होने के बाद जो अलग से तरंग दैर्ध्य बनेगी ना उसके अंदर जो एम्पलीट्यूड है ना वो दोस्तों क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैंने आपको कहा था ना ये जो डिस्टेंस होती है ये किसको शो करती है, आयाम को, या हम लोग कहते हैं इसको, ये किसको शो करती है, एम्पलीट्यूड को शो करती है। वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको किस में नापते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड को मीटर में नापते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर होती है। तो ये जो घटना होती है ना मैंने आपको बताया था ये ध्वनि का अनुनाद होता है। अगर सेम फ्रीक्वेंसी में मिलेगा, दोनों की आवृत्ति अगर मैचिंग हो गई, ठीक है, अगर जैसे दोनों एक किरण दूसरी किरण के ऊपर अगर आ गई है, ठीक है, ये वाली घटना मैं आपको और एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपको और समझ में आ जाए कि अगर ऐसे तरंग थी ना वो इसी तरीके से आ गई और हमारे पास ये रेड क्या हो गया, रेड का बात करेंगे तो ये भी हमारे पास इसी तरीके से आ गया। दोनों अगर सेम इस स्थिति में आ गई तो उस घटना में, उस दौरान जो घटना होने वाली है उसका नाम क्या होगा, ध्वनि का अनुनाद होगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो इससे जो घटना हमने देखे ना, ध्वनि की जितनी भी चीजें देखी हैं तो उसके आधार पर अब ध्वनि की तीव्रता यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक था ना हमारा ध्वनि का, इसमें से एक चीज रह गई ये डॉपलर प्रभाव, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे। और अभी जो हम लोग यहाँ पर पढ़े ना, मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूँ जो हमने डिस्कस किया है। लेकिन उससे पहले ना मैं आपको कुछ डायग्राम दिखाना चाहूंगा जो आप लोग सुन लो, क्योंकि हम लोग है ना यहाँ ये जो मैंने आपको डायग्राम बताया था ना इसमें एक चीज मुझे बतानी थी जो मैं आपको बता के ही रहूंगा। देखो यहां है हमारे पास, इसको पहले रफ कर लेते हैं। यहां दो चीज दी हुई है ध्वनि की जो तरंग है ना उसमें अंदर, कि यहां एक अनुरण होता है, एक क्या होता है, विरलन होता है। देखो अब कहीं पर कंप्रेशन हो रहा है ध्वनि की तरंग में और कहीं पर क्या हो रहा है कि यहां पर हम उसको प्रेशर यहां पर कम है। तो देखो इस तरीके से जो ये चीज दी हुई है ना दोस्तों, जहां पर हमको गहराई दी हुई है और यहां पर हमको ये दिया हुआ है और यहां पर हमारे पास क्या हुआ है, ये हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जो वाइब्रेशंस होते हैं ना दोस्तों वो क्या हो जाते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग विरलन। क्या बोलते हैं, विरलन, या इसको हम क्या बोलते हैं, संपीड़न। क्योंकि ये जो तरंग है ना हमारे पास, ये जो तरंग दी हुई है, ये कौन सी तरंग दी हुई है, ध्वनि तरंग का ये एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। और ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, प्रकाश तरंग का एग्जाम्पल है।
ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई अच्छे तरीके से। तो ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये तो हमारे पास प्रकाश का, ये हमारे पास किसका है, ध्वनि का। अब इसमें और देखो मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो है ना, ये जो हमारे पास दिया हुआ है कि इस तरीके से हम लोग देखते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, ऐसे हमारे पास कई बार पास पास होते हैं। तो ये गैप जो होता है ना, एक तो हमारे पास होता है अनुरण और एक क्या होता है हमारे पास विरलन। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुरण। इसको एक सेकंड से रुको, इसमें हम लोग थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है, अनुरण। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू आई है ये किसकी आई है, अनुरण की आई है, अनुरण। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये जो गैप है ना बड़ा वाला, ये हो जाएगा हमारे पास विरलन। ठीक है, और दोबारा से क्या हो जाएगा, वही अनुरण आ जाएगा। तो इस प्रकार ये चीज़ें चलती रहती हैं, वापस से विरलन आ गया, फिर अनुरण, फिर विरलन। तो ये चीज़ आपको समझनी है, जो आपको आनी चाहिए। और एक चीज़ जो मैंने आपको बता रखी है कि एक सरंग से दूसरे सरंग के बीच की जो दूरी है ये प्रकाश में होती है, तो वो क्या होती है हमारे पास तरंग दैर्ध्य के केस में आती है। अब देखो आगे, और जो अपन लोग जो डिस्कस कर रहे थे ना, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये और देखो सुनो, ये लो, इसमें और ध्वनि का जो कंसेप्ट है ना वो और क्लियर हो जाएगा इस तरीके से। इसमें देखो क्या दिया गया है कि एक जो ध्वनि तरंग का हम लोग देखें, दोनों तरंगें हैं इसमें। एक तो मेरे पास कौन सी हो रही है, ये तो हमारे पास चल रही है ट्रांसवर्स वेव्स आ रही है। ठीक है, देखो अब जो ये जो तरंग है ना इस तरीके से आ रही है, इसमें ये जो तरंग हमारे पास है, तो इसमें सारी चीजें दी हुई है कि अगर कहीं कहीं पर इसका क्या हो रहा होगा, कंप्रेशन हो रहा होगा। अब जहां जहां ये इस तरीके से दिया हुआ है ना, ज्यादा जो दिख रहा है, ठीक है, ज्यादा आप लोग देख पा रहे हो, इस जगह पर क्या हो रहा है, ज्यादा हमारे पास चक्कर है, तो ये क्या होता है हमारे पास संपीड़न। ठीक है, और जहां पर हमारे पास खाली होता है ना, वहां पर क्या होता है, रेयरफेक्शन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जहां पर हम लोग संपीड़न कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो वहां पर हमारे पास कंपन क्या है, ज्यादा, और जहां पर नहीं दबा रहे तो वहां पर कंपन क्या है दोस्तों, कम। तो ये हमारे पास अनुरण और विररण वाला कंसेप्ट था। और इसमें कोई डायग्राम तुम्हारे लायक है क्या, देखो ये वाला डायग्राम है एक, जो आप अगर समझ सको तो इसमें, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैं आपको जब पढ़ाता हूं तो देखो इसमें एक चीज है कि मैं कोशिश ये करता हूं कि आपके साथ है ना कि जो चीज है ना साझा करूं तो वो एटलीस्ट ऐसी हो कि आपको समझ में आए। देखो ये एक तो हमारे पास किरण ऐसे है और एक कैसे, ऐसे 90 डिग्री पर है दोस्तों। ये अनुप्रस्थ तरंग के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अब प्रकाश, अगर हम लोग अनुप्रस्थ तरंग की बात करेंगे तो इसमें से देखो प्रकाश कैसी है, हमारे पास अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन उसको हम अनुदैर्ध्य की कोटि में नहीं रखते हैं, उसको किस में रखते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों की बात करेंगे तो एक तो हमारे पास देखो नीचे वाला जो फील्ड दिया हुआ है ना, ये वाला, ये पता है आपको क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है हमारे पास, ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। और ये जो हमारे पास दिया हुआ है ना, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र। अब सुनो, अगर ये किरण है कौन सी, मान के चलो प्रकाश तरंग, मैं आपको पोलराइजेशन पढ़ा चुका हूं। अगर ये किरण कौन सी है हमारे पास, मान के चलिएगा ये प्रकाश तरंग है, और प्रकाश तरंग में हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम जो है ना, दोनों क्षेत्रों में से सर्वाधिक जो ऊर्जा ट्रांसफर होती है वो किसके द्वारा होती है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा होती है। जब हम लोग पोलराइजेशन पढ़ते हैं तो उस स्थिति में केवल है ना हम लोग विद्युत क्षेत्र को ही ट्रांसफर करते हैं, मानते हैं कि सबसे ज्यादा जो ऊर्जा है ना वो विद्युत क्षेत्र के द्वारा ट्रांसफर हो रही है। लेकिन दोस्तों जिस जिस तल में ये जाती है, और जिस जिस तल में जाती है, जैसे मैंने आपको कहा था कि इस तरंग में, जैसे ये अगर हमारे पास इस तरीके से आ रही है वेव, और एक हमारे पास किस तरीके से आ रही है, ऐसे जा रही है। ठीक है, और एक हमारे पास किस तरह जा रही है, ऐसे जा रही है। तो अलग अलग तरंग का अलग अलग सिस्टम है, क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, तो उसमें से पोलराइजर लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग, पोलराइजर लगा देंगे। और दोस्तों पोलराइजर में से केवल वही वेव बाहर निकलती है जो हमारे पास क्या होता है, इसके पैरेलल के या इसके सिमेट्री के होके बाहर आती है। क्योंकि देखो अगर ये है तो इसके अंदर से यही निकलेगी, क्योंकि बाकी क्या है ना दोस्तों, ये वाली जो है ना नीचे वाली आ रही है, ये इसके अंदर फंस जाएगी, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो दोस्तों इसके अंदर ऐसे करके मैच कर जाएगा, जो हमारे पास विद्युत ऊर्जा बनाने के कार्य करेगा। जो मैंने लास्ट वीडियो पढ़ाया था लाइट वाले में, उसमें समझाया था, सेम कंसेप्ट यहां पर लागू हो रहा है, इसलिए मैंने वापस आपको रिपीट कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास होगी विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र वाली। तो ये रहा हमारे पास इस चीज का जो था वो डेटा हमने आपको समझा दिया है पूरा। तो ध्वनि तरंगों का जो चैप्टर है ना वो लगभग पूरा हो गया है। उसमें एक चीज रह गई है दोस्तों जिसके बारे में हमें जिक्र करना है, और उसका नाम हमारे पास है डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट। ठीक है सर, डॉपलर के द्वारा उसे दिया गया था। ठीक है, तो उसके बारे में जो हम लोग काम करेंगे वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों कि डॉपलर प्रभाव क्या होता है, और डॉपलर प्रभाव के द्वारा हमको क्या क्या फायदे क्या क्या नुकसान होते हैं। क्योंकि उनमें ना हम लोग एक चीज देखेंगे
ठीक है, उसमें एक चीज़ देखेंगे कि उनमें जो चीज़ें हैं कि हम लोग श्रोता को आगे बढ़ाते हैं और या हमारे पास जो ऑब्जर्वर होता है वो इसके पास आता है, तो वो चीज़ हमको देखने को मिलेगी। और आगे जो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले एक सूचना और दे देता हूँ आपको, क्योंकि वो सूचना आपके लायक है, ठीक है, क्योंकि उसमें स्पष्ट चीज़ से क्या दिया हुआ है। इसमें हमारे पास देखें कि, रुको एक सेकेंड, इसमें वो पीडीएफ नहीं है दोस्तों, आगे आप लोगों से उसी वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। आपसे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।